सौर मंडल में ग्रहों का अस्त होना, उदय होना या फिर ऊंच या नीच राशि में चले जाना, ये एक खगोलीय घटनाओं का सामान्य आधार है। लेकिन आज हम जिस ग्रह की बात कर रहे हैं, यानी हम बात करेंगे देवगुरु के अस्त होने पर, जिसे आप लोग गुरुवास्त, शुक्र अस्त या फिर तारा अस्त, आपने ये शब्द कई बार सुने होंगे क्योंकि ये प्रचलित है। अभी शनि अस्त की भी बात हमने पिछले वीडियोस में आपके साथ की थी, लेकिन गुरुवास्त शुक्रास्त का एक विशेष प्रभाव आम जनमानस पर पड़ने के साथ साथ एक विशेष रूप में यह भी देखा जाता है कि शुभ कार्य, पुण्य कामों के लिए मुहूर्त इत्यादि का चयन भी बंद हो जाता है। अब आप इसी बात से समझ गए होंगे कि हम जब गुरुवास्त की बात करेंगे, इससे हम राशिफल की भी बात करेंगे, आप पर पड़ने वाले सभी प्रकार से उसके प्रभाव यानी 12 राशियों का फल क्या रहेगा गुरुवास्त होने पर, उसको लेकर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जबकि हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि देवगुरु क्या हैं और उसका प्रभाव कहाँ-कहाँ, किन स्थानों पर रहता है। हम चर्चा को बृहद रूप से आगे बढ़ाएं। अगर आप इसकी संपूर्ण जानकारी को श्रवण करना चाहते हैं तो आप हमारे पास साथ में वीडियो पर बने रहें, और अगर आप इसकी संपूर्ण चर्चा को न समझने और न सुनने का प्रयास करके सीधा अपने व्यक्तिगत राशिफल की ओर चलते हैं, तो आप थोड़ा वीडियो को स्किप करके आगे अपने राशिफल की ओर चल सकते हैं। लेकिन संपूर्ण रूप से आप इसको इस प्रकार समझने का प्रयास कर सकते हैं। नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि समय समय पर आपको अध्यात्म और ज्योतिष से रिलेटेड चर्चाएं तमाम समय समय पर प्राप्त होती रहें। देवगुरु अस्त होने पर यानी तारास्त हो जाएंगे, और जब शुक्रास्त गुरुअस्त होते हैं तो विशेष रूप से कुछ खास मुहूर्त जैसे कि विवाह आदि के लिए मुहूर्त नहीं बन पाते हैं। गृह प्रवेश, नूतन गृह प्रवेश आदि करना हो तो ऐसे में ऐसी स्थिति पर उसके लिए शुभ मुहूर्त नहीं बन पाते हैं। वैसे समय समय पर मैं मुहूर्तों की भी विस्तृत रूप से आपके साथ चर्चा करता रहता हूँ। अब जब यहाँ पर गुरुवस्त होंगे, गुरु के पास कौन कौन से कारक होते हैं, किन किन भावों को प्रभावित करते हैं, किन किन चीजों पर उनका होल्ड होता है, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए, जब भी बृहस्पति की बात आती है तो बृहस्पति से हम लोग समझ लेते हैं कि दाम्पत्य जीवन, विवाह शुक्र के पास भी होल्ड होता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति ज्ञान की प्रदाता है। इसी के साथ जब बात विवाह की आती है, क्योंकि तमाम प्रकार से जब लोग अपने विवाह के बारे में जानना चाहते हैं, विवाह कैसे होगा, कब होगा, रिश्ता कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो इन सब तमाम चीज़ों को देखने के लिए भी हम देवगुरु का विचार करते हैं। आप समझ रहे होंगे कि जब हम देवगुरु की बात करेंगे तो उसमें व्यापार भी आएगा, वैवाहिक जीवन भी आएगा, आपके उसमें खासकर जितने भी लोग कंसल्टेंसी से संबंधित वर्क करते हैं, किसी को सलाहकार के रूप में सलाह देते हैं, ऐसे लोगों को भी गुरु के कारकत्व में रहकर काम करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। खासकर बात ज्योतिर्विदों की जाए, बात आध्यात्मिक वक्ताओं की जाए, या फिर ट्यूशन पॉइंट जिनके हैं, जो लोग पढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर जिनके हैं, उनका भी सारा कार्य क्षेत्र इसी रूप में आता है। जुडिशरी से जुड़ा हुआ वर्क, जबकि शनि मंगल आदि के क्षेत्र में होते होते भी देवगुरु बृहस्पति के पास भी उनका कारकत्व होता है। अब हम समझ लेंगे कि इस विषय में हम सबसे पहले गुरुवस्त की यहाँ पर जो तारीख और समय रहेगा उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम राशिफल पर चर्चा करेंगे। देवगुरु के अस्त होने का समय रहेगा 31 दिन का लगभग ये समय है, और इसमें 24 फरवरी को पश्चिम में अस्त हो रहे हैं, और 8:50 का समय सुबह का रहेगा। तब समझ गए होंगे, प्रातःकालीन 8:50 पर यह अस्त होंगे, और 24 फरवरी का दिन होगा। वहीं उदय होने के बाद 31 दिन के बाद जब उदय होंगे तो ये 26 मार्च को पूर्व में उदय होंगे, जबकि इनका समय शाम को 6:38 का रहेगा उदय होने का। यह दशाकाल, यह पीरियड आपके लिए किन किन चीज़ों को प्रभावित करेगा, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। हमने आपको बताया शिक्षा क्षेत्र, जुडिशरी से जुड़ा हुआ, राजनीति से जुड़ा हुआ, अब चुनाव हो चुके हैं, कुछ राज्यों में कुछ चरण के चुनाव शेष भी हैं, लेकिन परिणाम आने के बाद उनके पदों और पदोन्नति का भी इसी से विचार किया जाएगा। साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो अपने प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, बात सब बनी हुई थी, अब प्रमोशन भी इसी बात पर यहाँ पर गोचर उसका प्रभाव पूर्ण रूप से दिखाएगा। एक बात आपको और भी यहाँ पर समझ लेने की आवश्यकता है, गुरु खासकर गोचर की स्थिति में जब आते हैं, द्वितीय भाव, पंचम भाव, सप्तम एवं एकादश के अंदर शुभ फल की यहाँ पर जो है प्राप्ति कराते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इस क्रम में मेष राशि का।
देखिए मेष राशि के लिए हम अगर देखें तो एकादश भाव के अंदर वह संचरण करेंगे, जबकि वह युति बनाकर यहाँ पर पंचमेश और भाग्येश की युति रहेगी। मेष राशि के लिए यह गोचर एकादश भाव के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है। मेष राशि के जातकों के लिए कहीं ना कहीं धनागम की स्थितियों को मजबूत होने के साथ साथ कुछ चीजें यहाँ पर ऐसी भी देखी जाएंगी, मानसिक अशांति का भी प्रकोप यहाँ पर कहीं ना कहीं रहेगा। और इससे संबंधित जो चीजें, खासकर विवाह में रुकावट, अड़चने, ये चीज, जबकि गोचर के अंदर एकादश में आकर वह अच्छा फल भी देते हैं, तब भी यहाँ पर अगर आप शुभ फल इसका लेना चाहेंगे तो आपको गोचर में चल रहे बृहस्पति या अगर अपने कुंडली के अंदर भी देवगुरु की स्थिति कहीं ना कहीं बहुत प्रबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ उपायों की भी आवश्यकता होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। कुंडली के अंदर भी बहुत ज़्यादा बृहस्पति की स्थिति अनुकूल नहीं है तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं, वरना आप 1 महीने, सवा महीने आप जो है अपने बाजू पर या गले में ताबीज़ के रूप में हल्दी की कोई गांठ आप बांध कर रखें। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। अशुभ प्रभाव जो बृहस्पति के हैं अस्त होने का, वह आपको उसका दोष नहीं लगेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए दशम भाव के अंदर संचरण करेंगे, जबकि चतुर्थेश और अष्टमेश और एकादशेश बनकर वह चौथे ये जो है आपके दशम भाव के अंदर विराजित रहेंगे। देखिए यहाँ पर सूर्य भी साथ में रहेंगे। आप ये माने कि सूर्य वैसे तो दशम में कारक भी माने जाते हैं, आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, और ऑलरेडी उसी घर में विराजित रहेंगे, लेकिन फिर भी वृषभ राशि के जातकों को उसका उतना अच्छा लाभ यहाँ पर मिलने की संभावना नहीं बन रही है। जबकि एकादशेश बनकर दशम भाव के अंदर है, धन के मामले में अनुकूलताएं लगभग सामान्य बनी रहेंगी। बात हम तृतीय राशि यदि मिथुन की कर देते तो आपके नवम भाव में यह स्थिति बनी रहेगी। और जबकि तृतीय, सप्तमेश और दशमेश की युति, समझ रहे हैं क्योंकि सप्तमेश और दशमेश तो यहाँ पर रहेंगे, लेकिन साथ साथ में प्राक्रमेश भी रहेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहा जा सकता, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि आपकी मेहनत बढ़ेगी और मेहनत के अनुसार आपको अनुकूल फल की प्राप्ति होने में थोड़ा सा आपको असंतोष रहेगा, यानी मेहनत ज़्यादा रहेगी और उसका प्रतिफल लौटकर जो आने वाला है वो सामान्य रहेगा। अब हम बात कर्क राशि की कर लेते हैं। तो कर्क राशि के लिए यह गोचर काल अष्टम भाव पर होने वाला है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर कर्क राशि के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। कहीं ना कहीं अष्टम में होने के कारण से स्वास्थ्य संबंधित जो समस्या हैं वो आपके साथ यहाँ पर आ सकती हैं। देवगुरु अस्त हैं, कहीं ना कहीं जठराग्नि की प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर में इन्फेक्शन हो सकता है, तो उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। शुगर, ब्लड प्रेशर की जिनकी समस्या हैं उनको समस्याएं यहाँ पर बढ़ सकती हैं, उनको उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सूर्य भी अष्टम में रहेंगे, ठीक है, और 2, 8, 9 कुल मिलाकर स्वास्थ्य की समस्या यहाँ पर बरकरार रहेंगी। सिर में भी समस्याएं बनी रह सकती हैं, माइग्रेन की जिनको समस्या है उनका दर्द बढ़ सकता है और वो समस्याएं यहाँ पर बनी रह सकती हैं। सिर का खासकर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए सिंह राशि का हम बात करें तो सप्तम भाव के अंदर यह स्थिति या गोचर काल बना रहेगा, जबकि लग्नेश, पंचमेश और अष्टमेश की युति यहाँ पर रहेगी। अब आप जो सिंह राशि यहाँ पर दाम्पत्य जीवन को लेकर खासकर उथल पुथल की स्थितियां नजर आएंगी, मतभेद की स्थिति नजर आ सकती है। कहीं ना कहीं अपने बॉस के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में अनुकूल वातावरण की स्थिति यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। जीवन में और जीवन साथी के साथ में समस्याओं का यहाँ पर सामना आपको करना पड़ेगा। अगर हम कन्या की बात कर लेते हैं, कन्या राशि के लिए देखा जाए तो ये षष्ठम भाव के अंदर है। यहाँ भी स्वास्थ्य की बड़ी समस्या रहेगी। आपको 1 महीने का अंतराल जो है ये आपको आपका जो स्वास्थ्य है उसको लेकर खासकर आपको ध्यान रखना चाहिए। कैरियर को लेकर बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको अपने कैरियर के बारे में भी यहाँ पर चिंताजनक स्थिति बनी रह सकती है। और अगर हम बात करें यहाँ पर एकादश और तृतीयेश और षष्ठेश की स्थिति यहाँ पर बनेगी, तो यहाँ पर संतान पक्ष को लेकर भी थोड़ा सा चिंताएं बनी रह जा सकती हैं। अगर हम बात करें सप्तम राशि यानी तुला की, तो तुला के लिए तो खासकर पंचम भाव में स्थिति बनेगी। संतान को लेकर बेहद थोड़ा सा यहाँ पर चिंता रह सकती है। जिनके बच्चे जो हैं छोटे हैं उनको खासकर, या जिनके बच्चे नौकरी की स्थिति में हैं तो उस समय वैसे भी तनाव रहता है और यहाँ पर प्रतिकूलताएं भी बनी रहेंगी। गुरु अस्त होने से पंचम भाव के अंदर खलबली बची रहेगी। शिक्षार्थी जो शिक्षा ले रहे हैं जो वर्ग, उनको भी थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, क्योंकि तब तो ज्ञान के कारक जो देवगुरु बृहस्पति हैं
उनके अस्त होने की स्थिति है, और दूसरा पंचम भाव के अंदर यह विद्यमान रहेंगे, तो यहाँ पर शिक्षार्थियों के लिए भी यह समय बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। अगर हम वृश्चिक राशि की बात करें तो धन भाव ये चतुर्थ भाव के अंदर स्थिति रहेगी इनका अस्त होने का, जबकि यहाँ धन संतान को लेकर के आप ये मान कर चलें कि चिंताएं रहेंगी, सुख संसाधनों से जुड़ी हुई चिंताएं बढ़ सकती हैं, प्रयास भरपूर रहेगा उस चीज़ के लिए, लेकिन उनके आगम की स्थिति को जो है बहुत अनुकूलताएं नहीं मिल रही है, बहुत रफ्तार जो है यहाँ पर नहीं कहा जा सकता है। अगर हम धनु की बात करें तो साढ़े साथी का भी प्रभाव यहाँ पर उन पर है, और अभी आप ये मान के चलें कि द्वितीय भाव के अंदर यह गोचर काल, तृतीय भाव के अंदर जो यह गोचर काल बन रहा है, तो पुरुषार्थ करने के साथ साथ उनका अनुकूल फल यहाँ पर नहीं कहा जा सकता, और स्वास्थ्य से संबंधित जुड़ी हुई समस्याएं भी यहाँ पर आ सकती हैं, और शिक्षार्थियों के लिए भी यह जो है समय दशा काल जो है बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। गोचर की स्थिति बहुत अनुकूल उनके लिए नहीं है। इन सबको जो है देवगुरु के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। देवगुरु ब्राह्मणों का सम्मान करें, और बृहस्पतिवार के दिन खासकर वस्त्र आदि या स्नान आदि में साबुन आदि का आप जो है प्रयोग ना करें। मकर की हम बात कर लें तो द्वितीय भाव के अंदर संचरण काल रहेगा, जबकि यह स्थिति आपके लिए थोड़ा सा अनुकूल और संतोषजनक कही जा सकती है। इसका लाभ भी आपको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन देवगुरु फिर भी अस्त होने के साथ साथ भी आपको शुभ परिणाम यहाँ पर दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर मकर के अंदर द्वितीय भाव का गोचर बृहस्पति का यहाँ पर शुभाशुभ परिणाम, और धन भाव के लिए तो यह स्थिति काफी बेहतर सिद्ध होगी। अगर हम बात करें कुंभ की, तो यहाँ पर लाभ और व्यापार की स्थिति तो बहुत अच्छी रहेगी, लग्न आदि की स्थिति मजबूत रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रतिकूल परिणाम नहीं मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर मकर राशि के लिए भी यह लाभ की स्थिति को लेकर आ सकता है। अब हम मीन की बात कर लेते हैं। मीन के लिए देखिए द्वादश भाव के अंदर संचरण रहेगा, स्वास्थ्य की इनके साथ समस्याएं बनी रह सकती हैं, कहीं ना कहीं मानसिक अशांति भी यहाँ पर बना रह सकता है। खर्च का भाव है, खर्च की स्थिति है, तो खर्च व्यय यहाँ पर निश्चित रूप से बढ़ेगा, खर्च यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। और एक चीज और भी है, जिनको पहले से पीलिया की समस्या है, या क्योंकि मौसम भी बदल रहा है, एक तरफ धीरे धीरे सर्दी खत्म हो रही है तो गर्मी भी आ रही है, गोचर का प्रभाव भी रहेगा। लीवर में इन्फेक्शन होने की समस्याएं रहती है, और खासकर पीलिया जिन लोगों को होता है वो लीवर की समस्या से ही होता है, गर्मी की समस्या से होती है, तो उनको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिनको शुगर की समस्याएं, ब्लड प्रेशर की समस्याएं, उनको भी अपने स्वास्थ्य में खास यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। नियमित रूप से योग, एक्सरसाइज और प्राणायाम को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, ताकि आपको स्वास्थ्य जनित समस्याओं से दूर रहना पड़े। और देवगुरु के बीज मंत्र का अधिक से अधिक आपको जप करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा आप करें, गणपति स्तोत्र का पाठ जप आप उसको करें, उसका लाभ आप ले सकते हैं।